दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी क्लास नंबर 8 को। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, कि भाई जो हमारी फसलें होती हैं उनका हम कैसे प्रोडक्शन यहाँ पे करते हैं, फिर बाद में उसको कैसे यहाँ पे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो चलो यार फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगेन से आपके पहेली और बोझो यहाँ पे आ जाती हैं और कहती हैं वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वैकेशन, देयर अंकल इज़ अ फार्मर। कि वो दोनों भाई अपने यहाँ पे जो अंकल होता है उसके घर पे जाते हैं। जो उनका अंकल होता है वो एक किसान होता है। वन डे दे सो सम टूल्स लाइक द खुरपी, सिकल, सोल, प्लो एटसेट्रा इन द फील्ड। और एक दिन उनको दिखाई देता है कि भाई यहाँ पे जो खेत है उसके अंदर भाई कोई दाती है, तो भाई कोई खुरपी वगैरह है, जिससे कि भाई आपको पता है कि हम फसलों के साथ में उनका काम करते हैं। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं इन टूल्स को देखने के बाद वो क्या करते हैं। फिर कहते हैं आई वांट टू नो वेयर एंड हाउ वी यूज़ दिस टूल। तभी जो बोझो होता है वो कहते हैं कि मैं इस बात को जानना चाहता हूँ कि भाई ये जो सारे टूल्स हैं इनका यूज़ ये फार्मर कहाँ पे करते हैं और किस तरीके से करते हैं। ठीक है, फिर कहता है यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड। कि भाई जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाई जितने भी लिविंग बींग्स हमारी अर्थ के ऊपर हैं सभी को खाने की यहाँ पे ज़रूरत होती है। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स, कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट सिंथेसिस देयर ओवन फूड। अब यहाँ पे बताता है कि भाई जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि जो आपके हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कैसे अपने फूड को बनाते हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट मेक देयर ओवन फूड। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई जैसे आपके जानवर हो गए और हम ह्यूमन यानी कि हम इंसान लोग हो गए, हम अपना खाना खुद से यहाँ पे नहीं बना पाते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम। तो यार जो हम इंसान हैं और जानवर हैं हमको अपना खाना कहाँ से मिलता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वाई डू वी हैव टू ईट फूड। लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी हो जाता है कि भाई हम खाना क्यों खाते हैं। You already know that energy from the food is utilized by the organisms for carrying out their various body functions। आप इस बात को पहले ही जानते हैं कि भाई जो हमारी बॉडी होती है उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने अलग अलग फंक्शंस को यहाँ पे करने के लिए। सच एज डाइजेशन हो गया, आपका रेस्पिरेशन हो गया और एक्सक्रीशन हो गया। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स और बोथ। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमें अपना खाना पेड़ पौधों से भी मिलता है, जानवरों से भी मिलता है और दोनों से भी मिलता है। ठीक है, तो चलो माय फ्रेंड्स अब आगे बताते हैं। तो आगे कहता है सिंस वी ऑल नीड फूड हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री। कि भाई जैसा कि आप सभी अब जान चुके हो कि भाई हम सभी को यहाँ पे खाने की ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमारी कंट्री है, हमारा देश है, हमारा देश ही नहीं हमारा पूरा वर्ल्ड है, यहाँ पे कितने सारे लोग रहते होंगे। तो भाई जो सभी की खाने की रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी हो पाती है, एक बार इस बारे में आप सोचो। फिर जो यहाँ पे पहेली होती है वो कहती है फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन, प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी। कि भाई इतने सारे लोगों को खाना पहुँचाने के लिए हमें बहुत बड़े स्केल पे खाने को प्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। साथ में भाई जो हमारी प्रोडक्शन होनी चाहिए यानी कि पैदावार होनी चाहिए खाने की वो रेगुलर होनी चाहिए। और भाई जो जितने भी लोग हैं उनके पास प्रॉपर तरीके से हमारा फूड खाना यहाँ पे पहुँच जाना चाहिए। तो पहली इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर देती है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के अंदर जो कि आपको कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कि भाई जो हमारे फार्मर लोग हैं वो कैसी कैसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को यहाँ पे यूज़ करते हैं। यानी कि एग्रीकल्चर मतलब कि आपकी जो खेती से जुड़ी प्रैक्टिस होती है उनके बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो चलो आपको बताते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तो अब कहता है टिल 10,000 BCE people were nomadic. They were wandering in groups from place to place in search of food and shelter. अब यहाँ पे बताता है कि भाई 10,000 BC पे से पहले लोग क्या करते थे। जो कि आपकी सोसाइटी थी वो एक नोमैडिक सोसाइटी थी, यानी कि वो आपके इधर उधर घूमते थे अपने फूड के लिए और भाई अपने यहाँ पे उनको मतलब कि रात गुजारनी है, आई मीन शेल्टर जहाँ पे वो रुक सके उस जगह को ढूंढने के लिए। दे एट रो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड। और यहाँ पे बताता है कि भाई वो कच्चे फल खाते थे, कच्ची सब्जियाँ खाते थे और साथ में भाई जो जानवर थे उनका शिकार करके उनको भी कच्चा ही खाते थे। लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। और यहाँ पे बता रहा है कि फिर धीरे धीरे उन लोगों ने यहाँ पे आपकी खेती स्टार्ट कर दी। उन्होंने चावल उगाना स्टार्ट कर दिए, फिर आपके भाई यहाँ पे गेहूँ उगाना स्टार्ट कर दिए और भी बहुत सारी ऐसी फसलें थी जो उन लोगों ने यहाँ पे उगाना स्टार्ट कर दी। थस वॉज बोर्न एग्रीकल्चर। तो इसी तरह जो हमारी खेती थी इसका यहाँ पे जन्म हुआ। फिर कहते हैं व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट ऑन वन प्लेस और ना लार्ज सर्केल इट इज़ कॉल्ड
अ क्रॉप। अब यहाँ पे बताता है कि भाई कोई एक ऐसा पौधा जो कि बहुत बड़े स्केल पे एक ही जगह पे मतलब कि सेम ही टाइप का पौधा बहुत बड़े स्केल पे मतलब कि उसको उगाया जाए तो हम उसको कह देते हैं क्रॉप यानी कि आपकी फसल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल प्लांट्स ग्रो इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। अब यहाँ पे बता रहा है कि अगर हम कहें कि भाई आपकी गेहूं की खेती है तो आप खेत में लिखा के अगर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि भाई सारे के सारे खेत में आपके यहाँ पे सिर्फ गेहूं के ही पौधे हैं। ठीक है। अब कहते हैं यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स लाइक द कल्स वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। कि भाई आप पहले इस बात को जानते हैं कि जो आपकी फसलें होती हैं वो अलग अलग टाइप की होती हैं, जैसे कि आपके कल्स हो गए, वेजिटेबल हो गई और फ्रूट्स हो गए। ठीक है। फिर कहते हैं दे कैन बी क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन इन विच दे ग्रो। और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई इसी तरीके से जो आपकी फसलें होती हैं उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इस बेस पे कि भाई वो किस सीजन के अंदर यहाँ पे उगाई जा रही है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। जो हमारा इंडिया है वो एक बहुत बड़ी कंट्री है। द क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। और यहाँ पे जो आपकी कंडीशंस होती हैं जैसे कि भाई आपका तापमान हो गया, नमी हो गई और बारिश हो गई, वो आपकी हर एक रीजन में अलग अलग आपकी वेरी करती है। ठीक है। फिर आपको बताता है अकॉर्डिंग देयर इज अ रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। कि भाई आप ये भी जानते हैं कि जो हमारा देश है यहाँ पे अलग अलग पार्ट के अंदर अलग अलग टाइप की फसलें उगाई जाती हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती हैं। फिर कहते हैं डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाई दिस आर। कि भाई इतने डिफरेंट होने के बावजूद भी हमारे क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर तभी भी गाइज यहाँ पे आपकी दो क्रॉपिंग पैटर्न्स को फॉलो किया जाता है। चलो आपके साथ हम मिलकर उनको आइडेंटिफाई यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका खरीफ क्रॉप। खरीफ के बारे में चलो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं दी क्रॉप्स विच आर सोन इन अ रेनी सीजन आर कॉल्ड दी खरीफ क्रॉप्स। कि वो फसलें जो कि आपकी रेनी सीजन के अंदर यहाँ पे उगाई जाती हैं उनको हम कहते हैं खरीफ क्रॉप्स। ठीक है। अब यहाँ पे बोलता है दी रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। कि भाई जो हमारा इंडिया है यहाँ पे जो आपका बारिश वाला मौसम रहता है वो आपका जून से सितंबर के आसपास के मतलब के टाइम में रहता है। और इसके टाइम पे जो आपकी फसल उगाई जाती है गाइज उसको हम कहते हैं आपकी खरीफ क्रॉप। ठीक है। फिर कहते हैं पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंड नट एंड दी कोकोनट आर दी खरीफ क्रॉप्स। कि भाई जैसे आपके चावल हो गए, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफलियाँ हो गई और आपकी कॉटन हो गई, ये सारी आपकी खरीफ क्रॉप्स के अंदर यहाँ पे आती है। फिर कहते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में आपको और कहता है The crops grown in winter season October to March are called the Rabi crops. Example of Rabi. यहाँ पे कहते हैं कि जो फसलें आपकी अक्टूबर से जो आपका मार्च का टाइम रहता है इसके बीच में उगाई जाती हैं उनको हम कहते हैं आपकी रबी क्रॉप्स। ठीक है। अब उसके आपको एग्जाम्पल देता है, बताता है जैसे कि हो गए आपके भाई गेहूँ, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। बिसाइड दिस पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई कुछ जगहों पे क्या होता है कि ये जो फसलें हैं ना आपकी, ये आपकी फसलें गर्मियों में भी उगाई जाती हैं क्योंकि आपको पता है कि अलग अलग जगह पे आपका अलग अलग टाइप का यहाँ पे टेम्परेचर रहता है, ह्यूमिडिटी रहती है। ठीक है। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। कि भाई जो लोग आपकी बेसिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं अपनी फसलों को उगाने में, तो चलो यार एक बार उनको भी हम जान लेते हैं गाइज, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब वो जो कहते हैं वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन अ विंटर सीजन। कि भाई जो आपकी पैडी यानी कि चावल की फसलें होती हैं वो आपकी विंटर सीजन के अंदर यानी कि सर्दियों के टाइम पे क्यों नहीं उगाई जाती। ठीक है। पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। तो अभी आपको यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके चावल होते हैं उसको बहुत सारे पानी की यहाँ पे ज़रूरत होती है, इसलिए यार उसको सिर्फ आपके यहाँ पे रेनी सीजन के अंदर ही यहाँ पे उगाया जाता है। ठीक है। फिर बताता है कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कि भाई जो आपके यहाँ पे पूरी खेती को करना रहता है यानी कि जो भी खेती के सारे काम रहते हैं तो यार उसमें जो फार्मर रहता है उसको अलग अलग टाइप के काम करने रहते हैं। कभी फसलों को पानी देना पड़ता है, कभी फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना पड़ता है, कभी वहाँ पे आपने देखा होगा यार जो आपके साइड में वो छोटे छोटे मडकी वो बना देते हैं ना आपके मतलब कि थोड़े, तो वो बनाने रहते हैं। उसके बाद आपको बताते हैं यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर। कि भाई आपने देखा होगा कि भाई ये जो आपकी एक्टिविटी रहती हैं काफ़ी हद तक जो आपके गार्डनर रहते हैं यानी कि यार आपके वो जो कि आपके आपके जो बाग बगीचों में काम करते हैं ना आपके माली, तो उसकी तरह ही कुछ ये काम भी आपका रहता है काफ़ी हद तक। फिर बताता है बट अब आपको आगे कहते हैं और इवन बाय यू व्हेन यू ग्रो ऑर्नामेंट प्लांट्स इन योर हाउसेज। और आपने भी देखा होगा कि भाई जब कभी भी आप अपने घर पे छोटे मोटे पेड़ पौधे लगाते हो तो आपको भी वो सारे काम यहाँ पे करने रहते हैं।
दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर टू एज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, दीज आर लिस्टेड बिलो। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये जो सारे काम आप करते हो ना, ये सारे आपकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर ही इंक्लूड होते हैं, जिसकी लिस्ट आपको नीचे भी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे बताते हैं आपको, सबसे पहले हम अपनी मिट्टी को तैयार करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सोयल, फिर हम अपने बीज को बोते हैं, फिर उसके अंदर हम खाद और आपके फर्टिलाइजर्स को डालते हैं, फिर आपको बताते हैं कि हम सिंचाई करते हैं, उसकी इरिगेशन करते हैं, फिर बताते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, कि हम उसको भी जो आपके ख़राब कर देने वाले प्लांट्स उग जाते हैं, यानी कि बेफालतू के प्लांट्स आपके जो उग जाते हैं उनसे उसको बचाते हैं अपने पेड़ पौधे को। उसके बाद बताते हैं हम उसकी कटाई छटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, उससे हमें जो भी कुछ मिला है उसको हम स्टोर कर लेते हैं, या फिर अगर हमें फ्रूट मिलते हैं अपने प्लांट से तो हम उसको उतार के खा लेते हैं। ठीक है, तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब हम इन सभी को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बारी आती है आपकी प्रिपरेशन ऑफ सोइल की, यानी कि मिट्टी को तैयार करना। तो यहाँ पे कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप, कि भाई किसी भी फसल को उगाने से पहले वहाँ पर उसकी मिट्टी को तैयार करना सबसे ज़रूरी काम हमारा रहता है। फिर कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे रहता है वो रहता है कि आपकी मिट्टी को बिल्कुल यार नरम बना देना, यानी कि मतलब कि अगर हम उसको हाथ में उठाएं तो बहुत इजीली वो उठ जाए, आपकी ज़्यादा टाइट यहाँ पे ना रहे। फिर बताते हैं दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीपर इनटू द सोइल, इसकी हेल्प से क्या हो पाता है कि हम जो भी वहाँ पे बीज बोते हैं तो उसकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा नीचे तक आपकी यहाँ पे मिट्टी में जा पाती हैं। दिस लूज सोइल अलाउड द रूट्स टू ब्रीथ इजली इवन व्हेन दे गो डीपर इनटू द सोइल। और उसकी हेल्प से एक चीज़ यहाँ पे और हो पाती है कि अगर आपकी जो जड़ें हैं ज़्यादा नीचे तक पहुँच गई हैं तभी भी वो आपकी सांस ले पाती हैं, क्योंकि जो आपकी मिट्टी है वो आपकी एयर को यहाँ पे पास होने देती है। ठीक है, फिर कहते हैं वाई डज द लूजिंग ऑफ सोइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। अब आप इस क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर दो कि भाई अगर आपकी मिट्टी को हम ऐसे लूज़ बना देते हैं तो उसकी हेल्प से जो आपकी जड़ें होती हैं वो कैसे यहाँ पे ब्रीथ कर पाती हैं। ठीक है, बाकी आपको आगे कहते हैं दी लूज एंड सोइल हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन दी सोइल। और जो आपकी लूजन मिट्टी होती है उसी के अंदर आपके जो अर्थवॉर्म्स होते हैं या फिर और भी माइक्रोब्स होते हैं वो सारे उसी की हेल्प से ही यहाँ पे जिंदा रह पाते हैं। फिर बताते हैं दीज ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सोइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये जो आपके इंसेक्ट्स होते हैं या फिर ये जो आपके ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये फार्मर के बहुत अच्छे हेल्पर होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं मिट्टी को ऐसे ही लूजन रखते हैं और उसके अंदर आपकी ह्यूमिडिटी यानी कि ह्यूमस भी ऐड कर देती हैं। फिर बताते हैं बट वाई दी सोयल नीड्स टू बी ट्रेंड एंड लूजन, की फिर भी क्या ज़रूरत होती है आपकी मिट्टी को लूजन बनाने की और उसको इस तरीके की यहाँ पे बनाने की। यू हैव लर्न इन दी प्रीवियस क्लासेस दैट द सोयल कंटेन मिनरल्स वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि भैया पहले इस बात को जान चुके हो कि जो आपकी मिट्टी होती है उसके अंदर भाई कुछ आपके मतलब कि पानी भी होता है, हवा भी होती है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होती हैं। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सोयल ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पे बताता है कि भाई इसके साथ साथ जो आपका कोई प्लांट का पत्ता टूट जाता है या कोई टहनी टूट जाती है या कोई जानवर मर जाता है तो उसको भी ये ऑर्गेनिजम्स क्या कर देते हैं, डिकम्पोज कर देती हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिजम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सोइल। और इस तरीके से क्या हो जाता है कि भाई जो भी आपका जानवर या फिर पेड़ पौधे की वहाँ पे कोई भी चीज़ आपकी डिकम्पोज हुई है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट थे वो अगेन से आपकी मिट्टी के अंदर यहाँ पे पहुँच जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। और इन न्यूट्रिएंट्स को अगेन से जो आपके पेड़ पौधे होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी जड़ों की हेल्प। तो कहते हैं सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ टॉप लेयर ऑफ सोइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल टू द टॉप सो दैट द प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई आपकी कुछ ही सेंटीमीटर तक मिट्टी ऐसी होती है जो कि आपके प्लांट ग्रोथ को सपोर्ट करती है, उसके नीचे की जो मिट्टी होती है वो सपोर्ट नहीं करती। फिर आपको कहते हैं कि भाई जो आपकी मिट्टी को लूजन कर देती हैं उसकी हेल्प से क्या होता है कि आपकी जो मिट्टी होती है बहुत इजीली यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर ले पाती है और फिर बाद में पेड़ पौधों को दे पाती है। फिर कहता है थस टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। और इसी वजह से आपकी सोइल को लूज करना आपकी खेती के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। फिर बताता है द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज़ कॉल्ड द टिलिंग ऑफ और प्लोइंग। इसको हम कहते हैं कि भाई अगर आपकी मिट्टी को जो हम लूज़ करते हैं ना उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हम मिट्टी की टीलिंग कर रहे हैं या फिर हम मिट्टी को प्लोगिंग कर रहे हैं, यानी कि हम अपने खेत को यहाँ पे जोत रहे हैं। फिर कहता है दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो। और ये हम करते हैं एक प्लाव का यूज़ करके। अब बताता है प्लाव
आर मेड ऑफ वुड और आयरन, और जो आपका प्लाव होता है वो आपका वुड से बना भी हो सकता है और आयरन से बना भी हो सकता है। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लोइंग। अब यहाँ पे बता रहा है कि अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा सूखी है तो वहाँ पे हमें पहले पानी देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम अपने खेत को यहाँ पे जोत सकते हैं। फिर कहता है दी प्लाव फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सोइल कॉल्ड दी क्रम्स। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो हमने अपने खेत को जोता है तो वहाँ पे आपके मतलब कि बड़े बड़े क्लम्प्स बच जाते हैं, यानी कि आपने देखा हो ना बहुत जगह थोड़ी ज़्यादा मिट्टी बच जाती है और थोड़ा मतलब कि बच जाती है। उसके बाद बताता है इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स लीविंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। लीविंग ऑफ सोइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ leveler. Sometimes manure is added to the soil before tilling. This help in proper mixing of manure with the soil. The soil is मोइस्टेंड बिफोर सोइंग। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं बेसिकली कि भाई बहुत बार क्या होता है कि हम आपके खेत को जोतने से पहले उसके ऊपर खाद डाल देते हैं, फिर जोतते हैं, जिससे कि आपका जो खाद होता है और मिट्टी होती है बहुत अच्छे से यहाँ पे आपकी मिक्स हो जाती है। फिर आपको बताते हैं कि भाई कई बार हम सिंचाई करके वो करते हैं और कई बार तो हम इसका लेवल भी बाद में बनाते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है हम खेत को जोत देते हैं लेकिन बहुत जगह आपकी मिट्टी के ऐसे ऐसे वो बच जाते हैं गोल गोल से, ठीक है ना। तो यार वो ना रहें उसकी वजह से हम उसको अगेन से एक बार फिर से जोत देते। तो ऐसे कुछ काम आपके खेत के साथ में यहाँ पे किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब आपको बताते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब कहते हैं बिफोर सोइंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई आपके जो क्लम्प्स मैंने बताए थे बन जाते हैं, इनको मतलब कि बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देना बहुत ज़रूरी होता है आपके मतलब खेत को दोबारा से यहाँ पे मतलब कि उसके अंदर कोई भी बीज वगैरह बोने से पहले। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड द कल्टीवेटर। अब इस काम के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती हैं वो है आपका प्लो, हो या फिर कल्टीवेटर। सबसे पहले चलो आपको प्लो के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो कहते हैं दिस इज़ बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल, एडिंग फर्टिलाइजर टू द क्रॉप, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सोइल। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई इसका यूज़ हम बहुत पुराने टाइम से करते यहाँ पे चले आ रहे हैं। हम इसकी हेल्प से वीड्स को भी हटाते हैं और हमारी मिट्टी को भी लूजन यहाँ पे कर देते हैं। फिर कहता है दिस इज़ मेड ऑफ वुड एंड इज़ ड्रा बाय अ पेयर ऑफ बुल्स और दी अदर एनिमल्स। अब यहाँ पे बताता है कि भाई ये जो होता है आपका लकड़ी का बना होता है और ऐसे इसको आपकी दो बुल्स की हेल्प से या फिर किसी और एनिमल्स की हेल्प से खींचा जाता है और आपके खेत को जोता जाता है। फिर कहता है इट कंटेन अ स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कोल्ड दी प्लाउशेयर। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई इसकी यहाँ पे जो चोंच होती है ना ये आपकी आयरन की होती है, इसको हम कहते हैं प्लाउशेयर। फिर कहते हैं दी मेन पार्ट ऑफ द प्लाउ इज़ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज़ कॉल्ड अ प्लाउ शाफ्ट। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को कहते हैं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसका रहता है वो रहती है आपकी लंबी सी स्टिक, जिसको हम कहते हैं आपका प्लाउ शाफ्ट। उसके बाद कहते हैं देयर इज़ अ हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, द अदर एंड इज अटैच टू अ बीम विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक। अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई एक एंड तो इसका यहाँ पे आपके हैंडल से अटैच होता है और एक होता है यहाँ पे आपका ऐसे अटैच जो कि आपके बुल्स के ऊपर यहाँ पे रख दिया जाता है। फिर कहते हैं विच इज़ प्लेस्ड ऑन द बुल्स नेक, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड अ मैन कैन ईजिली ऑपरेट दी प्लाव। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई इस तरीके से कोई भी इंसान आपका बहुत ईजिली इस प्लाव को ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं। तो आगे कहते हैं द इंडिजिनस वुड प्लाव इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस्ड बाय द आयरन प्लाव नाउ अ डेज। कि भाई आज के टाइम पे क्या होता जा रहा है कि भाई जो आपका पुराना प्लाव था इसको रिप्लेस कर रहे हैं और इसकी जगह हम आपके आयरन के प्लाव को लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब आपको हो के बारे में बताते हैं। अब यहाँ पे कहता है इट इज़ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड बाय रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजिंग दी सोइल। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई ये एक बहुत सिंपल टूल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं आपके वीड्स को हटाने के लिए और मिट्टी को लूजन करने के लिए। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड और आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट ऑफ आयरन इज़ फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड वर्क लाइक अ ब्लेड। अब दोस्तों यहाँ पे बता रहा है कि भाई इसकी यहाँ पे एक एंड पे तो आपकी एक ऐसी प्लेट होती है और यहाँ पे एक लंबी सी रोड होती है। इस प्लेट को ये आपकी ब्लेड की तरह यहाँ पे काम करती है। इट इज़ पुल्ड बाय एनिमल्स। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई इसको भी जो आपके एनिमल्स होते हैं वो खींचते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे आपकी मिट्टी को लूजन कर दिया जाता है और आपके वीड्स को हटा दिया जाता है। तो चलो माय फ्रेंड्स अब बताते हैं आपको कल्टीवेटर के बारे में। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई नाउ अ डेज प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर। दिस इज़ यूज़ ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आज के टाइम पे हम इस टाइप के आपके कल्टीवेटर्स का यूज़ करते हैं जो कि आपकी ट्रैक्टर की हेल्प से यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है।
और इससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है और आपकी लेबर भी बचती है, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स, अब आप मिट्टी को लूजन करने के बारे में जान चुके हैं, तो चलो यार अब बताते हैं आपको सोइंग के बारे में, यानी कि जो आपके बीज वगैरह कैसे यहाँ पे बोए जाते हैं। तो कहते हैं सोइंग इज़ एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्थी सीड्स ऑफ अ गुड वैरायटी आर सिलेक्टेड। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई कोई भी मतलब कि बीज को बोने से पहले उसकी क्वालिटी वगैरह देखी जाती है कि भाई जो आपके बीज हैं अच्छी क्वालिटी के हैं या फिर नहीं हैं, बीज आपके हेल्थी और क्लीन हैं या फिर नहीं है। फिर कहते हैं फार्मर्स प्रेफर टू यूज़ सीड्स विच गिव हाई यील्ड्स। और भाई जो किसान होते हैं उन बीजों का यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल करना पसंद करते हैं जो कि उन्हें ज़्यादा पैदावार यहाँ पे ला के दी। तो चलो अब बताते हैं आपको सिलेक्शन ऑफ सीड्स के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर वुड दोज बी लाइटर और हैवियर देन दोज विच सिंक। अब यहाँ पे दोस्तों आप सभी को बताता है कि भाई जो आप देखा होगा भाई जो किसान होते हैं आपके बीजों को बोने से पहले पानी के अंदर डाल देते हैं। तो कुछ बीज होते हैं पानी के ऊपर तैरते हैं, कुछ नीचे डूब जाते हैं। तो जो ऊपर तैरते हैं और जो नीचे डूब जाते हैं इनमें से कौन से आपके अच्छे होते हैं। वाई वुड दे बी लाइटर, डैमेज सीड became hollow and they are thus lighter therefore they float on water। अब यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो आपके ऊपर तैरते हैं वो सीड आपके अंदर से खोखले हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, इसलिए वो आपके पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है। अब बताते हैं आगे। नाउ अ डेज आई सो माई मदर put some gram in a vessel and pour some water on them. After a few minutes some seeds started to float on tops. I wondered। तो यहाँ पे जो पहेली होती है वो कहती है कि भाई मेरी मम्मी क्या करती है कि जो ग्राम के सीड्स होती हैं उनको एक बर्तन के अंदर डाल के वहाँ पे पानी डाल देती है। तो कुछ उसमें से थोड़ी टाइम के बाद क्या होता है, कुछ ग्राम्स पानी के ऊपर तैरती हैं। तो मैं ये बात देख के बहुत यहाँ पे चौंक गई थी कि ये पानी के ऊपर आखिरकार क्यों तैर रहे हैं और बाकी नहीं तैर रहे, ठीक है। तो माय फ्रेंड्स चलो अब बारी आती है हमारी एक्टिविटी 1.1 की, इसको हम स्टडी करते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है टेक अ बिकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर, पुट अ हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीर वेल, वेट फॉर सम टाइम। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप एक बीकर लो, बीकर को लेके उसके अंदर आप एक काम करो, पानी डाल दो, फिर पानी के बाद उसमें कुछ गेहूं के यहाँ पे बीज डाल दो, ठीक है। दिस इज़ अ गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्थी सीड्स फ्रॉम द डैमेज वन। और ये सबसे अच्छा तरीका आपका रहता है ख़राब सीडों को अच्छे सीड से यहाँ पे अलग करने का। फिर कहता है बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल यूज्ड फॉर द सोइंग सीड्स। अब यहाँ पे बताता है कि भाई किसी भी आपके मतलब कि बीज को यहाँ पे उगाने से पहले उसकी क्वालिटी को जान लेना बहुत ज़रूरी हमारे लिए यहाँ पे रहता है। फिर चलो माय फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको कुछ ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में बताते हैं जो कि यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बताता है द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक अ फनल। कि भाई जो हम बहुत पुराने टाइम से यूज़ करते चले आ रहे हैं आपके बीजों को बोने के लिए, उनमें से आपका एक टूल है गाइज यहाँ पे फनल की तरह जिसकी शेप रहती है। अब बताता है द सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल पास्ड डाउन थ्रू 2 or 3 pipes having sharp ends, these ends precise into the soil and place seeds there। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई कुछ आपका इस टाइप का गाइज यहाँ पे फनल रहता है। तो वो क्या करता है, हम उसके अंदर यहाँ पे बीज डाल देते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो आपको कुछ ऐसा फनल रहता है, तो यहाँ पे आपके ऊपर से मतलब कि सारे ऐसे बहुत सारे फनल रहते हैं, ऊपर से एक बड़े उसके साथ में कनेक्ट रहते हैं। तो यहाँ पे हम अपने सीडों को डाल देते हैं, बीज को डाल देते हैं, फिर यहाँ से जाके आपके नीचे यहाँ पे मिट्टी के अंदर वो उसको छोड़ देता है, ठीक है। तो ये कुछ पिक्चर आपको शो कर रखे हैं गाइज। ये तो है आपका बहुत पुराना मेथड आपके बीजों को बोने का, और यहाँ पे देखो फनल का यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद ये देखो आपकी फिगर बी के अंदर आपको यहाँ पे एक सीड ड्रिल दिखा रखी है। तो यहाँ पे गाइस चलो सीड ड्रिल के बारे में आपको कुछ बातें बताते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं नाउ अ डेज दिस सीड ड्रिल्स इज़ यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। कि भाई आज के टाइम पे हम सीड ड्रिल का यूज़ करते हैं ट्रैक्टर की हेल्प से उसको जोड़ के अपने बीजों को बोने के लिए। दिस सोज द सीड यूनिफॉर्मली एट द इक्वल डिस्टेंस एंड डेप्थ। और ये क्या करती है कि भाई हर एक बीजों को बहुत एक अच्छी डिस्टेंस पे और अच्छे तरीके से यहाँ पे उनको बो देती है। इट इंश्योर दैट सीड्स गेट कवर्ड बाय द सोइल आफ्टर सोइंग, दिस प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम बीइंग ईटन बाय द बर्ड्स। अब यहाँ पे बताता है कि भाई ये जो मशीन होती है ये आपकी इंश्योर करती है कि जो आपके बीज हैं बहुत अच्छे से बो दिए गए हैं, बाद में उनके ऊपर मिट्टी भी डाल दी गई है जिससे कि जो कोई बर्ड है उनको ना खा पाए। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव्स टाइम एंड लेबर। और इसकी हेल्प से आपके बीजों को बोने में हमारा टाइम भी बचता है और लेबर भी बचती है। फिर कहता है देयर इज़ अ नर्सरी नियर माई स्कूल, आई फाउंड दैट लिटिल प्लांट्स वर केप्ट इन स्मॉल बैग्स, वाई आर दे केप्ट लाइक दिस। तभी बोजो कहते हैं कि भाई मैंने मेरे स्कूल के पास में एक नर्सरी देखी है, वहाँ पे कुछ पेड़ पौधों को छोटे छोटे मतलब कि आपके जो कहते हैं ना बैग्स के अंदर रखा हुआ है। तो वो क्यों रखा हुआ है बैग्स के अंदर, क्या आप मेरे को इसके बारे में बता सकते हो।
तभी दोस्तों यहाँ पे पहेली कहती है सीड्स ऑफ फ्यू प्लांट सच एज पैडी आर फर्स्ट ग्रोन इन अ नर्सरी When they grow into seedlings, they are transplanted to the field manually। अब यहाँ पे बता रहा है कि भाई कुछ जो ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको हम पहले नर्सरी के अंदर आपके उगाते हैं, फिर उनको वहाँ से ट्रांसप्लांट करके हम अपने खेत के अंदर मैनुअली लगा देते हैं। फिर कहते हैं सम फॉरेस्ट प्लांट्स एंड फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन दी नर्सरी। और यहाँ पे बताते हैं कि भाई कुछ आपके मतलब कि फ्लावर के प्लांट हो गए और कुछ वैसे प्लांट हो गए, उनको भी हम आपकी नर्सरी के अंदर यहाँ पे उगाते हैं। फिर कहते हैं अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन दी सीड्स इज़ नेसेसरी टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग ऑफ द प्लांट्स। अब दोस्तों यहाँ पे बताता है कि भाई आपका जो एक प्लांट है और दूसरा प्लांट है उसके बीच में एक डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपकी ओवर क्राउडिंग नहीं होगी प्लांट्स की। फिर कहते हैं दिस अलाउ प्लांट टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सोइल एट टाइम्स ऑफ फ्यू प्लांट्स। अब दोस्तों यहाँ पे कहते हैं इसकी हेल्प से क्या हो पाता है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं उनको अच्छा न्यूट्रिएंट मिल पाता है, सभी को अच्छा पानी मिल पाता है और सभी को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिल पाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं मे हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। और हमें भी ऐसी कोशिश करनी चाहिए कि भाई हम अपने प्लांट्स की कभी भी ओवर क्राउडिंग यहाँ पे ना करें। ठीक है, तो बाकी चलो माय फ्रेंड्स, अब हमारा पॉइंट आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, कि भाई हम अपने जो भी हमने बीज वगैरह बोए हैं उसको हमने खाद वगैरह कैसे यहाँ पे ऐड किया जाता है। ठीक है, तो माय फ्रेंड्स अब यहाँ पे कहते हैं दी सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सोइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्थी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। कि भाई जो भी कुछ चीज़ हम ऐड करते हैं अपने खेत में जिससे कि हमारी जो पैदावार है वो हेल्थी हो और बहुत अच्छी हो, उसी चीज़ को हम कह देते हैं आपका मैन्योर और गाइज यहाँ पे फर्टिलाइजर। फिर कहते हैं आई सो अ हेल्थी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म इन द नेबर फार्म द प्लांट वर वीक, वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन दी अदर। अब यहाँ पे बताता है कि भाई मैंने देखा कि मेरे जो खेत है वहाँ पे बहुत अच्छी मतलब कि जो पैदावार थी वो हो रही थी, और जो मेरे पड़ोसी का खेत था वहाँ पे जो उसके प्लांट थे बहुत कमज़ोर थे। ऐसा क्यों था कि भाई मेरे तो इतने अच्छे ग्रो रहे हैं उसके इतने अच्छे ग्रो नहीं हो रहे। फिर यहाँ पे आगे बताता है सोयल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप प्लांट, दिस न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। अब यहाँ पे बताता है कि जो आपकी मिट्टी होती है आपके पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है, और ये बहुत ज़रूरी होते हैं आपके पेड़ पौधों की ग्रोथ के लिए। अब कहते हैं इन सर्टेन एरियाज़ फार्मर ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड। अब यहाँ पे बताता है कि कुछ एरिया में क्या होता है कि आपके जो किसान होते हैं एक फसल के बाद दूसरी फसल फटाफट से उगा देते हैं। द फील्ड इज़ नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड और फेलो इमेजिन दैट व्हाट हैपन्स टू द न्यूट्रिएंट्स। कि भाई वो क्या करते हैं अपने खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ते, एक फसल गई उसके बाद दूसरी फसल उगा दी, तो इससे क्या होता है कि आप एक बार सोचो कि क्या वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बच पाएंगे, नहीं बच पाएंगे। फिर बताते हैं कॉन्टिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेक द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। कि भाई ऐसे बार बार खेती करने से जो आपकी ज़मीन होती है उसके सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं और वो आपकी मतलब कि जो उसकी कंडीशन होती है मिट्टी की थोड़ी ख़राब हो जाती है। फिर कहता है देयर फॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेस द सोइल विद न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसी वजह से जो किसान होते हैं उनको खाद की ज़रूरत पड़ती है डालने की, जिससे कि जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसकी मेंटेन रहें। फिर कहते हैं दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड द मैन्योरिंग, और इस प्रोसेस को हम फिर क्या कह देते हैं आपकी मैन्योरिंग। फिर कहते हैं इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट्स। कि भाई अगर हम इस चीज़ को आपकी अच्छे से नहीं करते या फिर बहुत बुरे तरीके से करते हैं तो उससे क्या हो जाता है कि जो आपके पेड़ पौधे होते हैं या फिर जो भी आपकी फसल होती है वो बहुत वीक यहाँ पे होती है। ठीक है, अब कहते हैं मैन्योर इज़ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिंग ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स वेस्ट। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट वन प्लेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज। अब दोस्तों यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि जो आपका खाद है वो कैसे तैयार होता है। बेसिकली होता है क्या है कि आपके जो वहाँ पे पशु होते हैं किसान के पास में, वो जो भी वेस्ट निकालते हैं या फिर जो भी आपके प्लांट की वेस्ट होती है वो उन सभी को किसी एक होलो चीज़ के अंदर डाल देते हैं। वहाँ पे मतलब कि कोई गड्ढा वगैरह खोद के वहाँ पे डालना स्टार्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे जो वो होता है डिकम्पोज हो जाता है। दी डिकम्पोजिशन इज़ कॉल्ड बाय द सम मोर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जो डिकम्पोज आपका होता है इसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके करते हैं। दी डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर, और जो आपका ये डिकम्पोज मैटर होता है इसको हम ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यहाँ पे यूज़ करते हैं। फिर कहते हैं यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दी वर्मी कंपोस्टिंग इन क्लास 6, और आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में गाइज पहले भी सीखा होगा आपकी क्लास 6 के अंदर। तो माय फ्रेंड्स आज के इस पार्ट को हम अपने को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और यार एक इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए कि भाई आज मैं थोड़ा बाहर था तो साउंड का थोड़ा बहुत इशू आपको हो सकता है, तो उसके लिए यार गाइज दिल से सॉरी। तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।